नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का एक बारी फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। तो जैसा कि बच्चा पार्टी आपको पता है कि हमने एक चैप्टर शुरू किया था। उस चैप्टर का नाम क्या था? तो चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज इसका क्या करेंगे? आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। काफी सारी जो चीजें हमने इस लेक्चर में जानी अभी तक, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो हमने अब तक बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ली है। जैसे कि भाई हमने जाना कि राष्ट्रवाद का जो उदय है, राष्ट्रवाद शब्द जो है ये आजाद कहां से हुआ है ना, ये आजाद कहां से हुआ। सबसे पहले हमने इसकी बात की, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी और सबसे पहले कहां पनपी, तो मैंने ये भी बताया था आपको, फ्रांस में। इतनी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया हमने, है ना। फिर हमने ये जाना भाई, पिछली क्लास की बात करें, हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ा था तो उसमें वेना की संधि हो गई थी। रूढ़वादी, कैसे रूढ़वादी लोग उभरते हैं 1815 में जब हिटलर हार जाता है, उसके बाद रूढ़वादी लोग फिर से कैसे उभरने लगते हैं उसकी हमने बात की, है ना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था वेना संधि के बारे में। वेना संधि में हमने क्या जाना, वेना संधि में 1815 में हुई थी और ये किसके बीच में हुई थी? जो प्रेब देश है इनके और नेपोलियन बोनापार्ट जो हार गया था, यानी कि फ्रांस के बीच में संधि हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें कई सारे फैसले लिए गए, जिसमें से एक सबसे बड़ा फैसला क्या था कि बुर्बो राजवंश यानी कि रूढ़वादी लोग हैं, इनकी फिर से स्थापना कर दी जाती है फ्रांस में। और दूसरा क्या था कि भाई फ्रांस के आसपास जितनी भी टेरिटरी थी उसमें नए नए देश बना दिए जाते हैं, ताकि क्या हो, ताकि भविष्य में फ्रांस क्या ना कर सके, एक्सपेंड ना कर सके, है ना, अपने जगह को जो है बढ़ा ना सके, है ना। और हमने क्या बताया भाई, और मैंने ये भी बताया कि नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे वो जो कैसे फिर से वैसे ही कर दिए जाते हैं, उन्हें सबको हटा दिया जाता है और वो वैसे के वैसे ही जो है कर दिए जाते हैं। इतनी सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली थी पिछली क्लास में, है ना। आज की इस क्लास में क्या बात करेंगे, तो आज की क्लास में भी हम 2-3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन पर ना थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक क्या होगा? पहला टॉपिक होगा क्रांतिकारी। अब हुआ क्या भाई कि जो राष्ट्रवाद की भावना जो उभरी, किसकी भाई? राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? मैं राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, ये जब उभरी तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? तो भाई उनमें सबसे बड़ा जो रोल था वो था क्रांतिकारियों का, है ना। क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये दिशा देते हैं। अब भाई लोग तो अनपढ़ थे उस टाइम थे, अगर हम मध्यम वर्ग को छोड़ दें, बाकी इससे नीचे जो लोग थे 90% लोग तो कैसे थे? अनपढ़ लोग थे। अब इन्हें राष्ट्रवाद का मतलब कैसे बताया जाए, तो ये दामोदर किसने ले लिया? तो ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ये जो उदारवादी लोग थे, इन लोगों ने जो है इसका दामोदर ले लिया। इसमें से कुछ जो क्रांतिकारी हैं उनका जो है बहुत बड़ा रोल है, उन्हीं की जो है हम इस टॉपिक में बात करेंगे, है ना। और हम क्या करेंगे, ग्रीस की आजादी, कि ग्रीस को कैसे आजादी मिली। ग्रीस जो था किसके चंगुल में था? तो भाई ये ग्रीस जो था वो ऑटोमन जो साम्राज्य था उस टाइम का, है ना। ऑटोमन साम्राज्य जो था, जिसे आज के हम टाइम क्या जानते हैं? टर्की के रूप में जानते हैं। इसका जो है इसका राज था, ठीक है। और क्या भाई, राष्ट्रवादी भावना और रोमांचक परिकल्पना, इसकी हम बात करेंगे कि राष्ट्रवादी भावना क्या होती है और रोमांचक परिकल्पना को हम कैसे लेते हैं, ठीक है। ये होती क्या है बेसिकली, ये जो 3 टॉपिक हैं आज की इस क्लास में जो है हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपको अब तक जो पूरा चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। और इन टॉपिक की हम बात करेंगे धीरे धीरे, जो है 8 से 9 लेक्चर्स में जो है ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, क्रांतिकारी, है ना। क्रांतिकारी क्या होता है? मैंने आपको क्रांति का मतलब बताया था, पहले आपको याद हो तो मैंने क्रांति का मतलब बताया था। क्रांति का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है बदलाव, है ना। किस तरीके के बदलाव की बात हो रही है यहां पे, कि आप भाई कोई भी सरकार है आपके, आप उसे हटाना चाहते हो, है ना। सरकार को हटाना चाहते हो या किसी को भी आप हटाना चाहते हो, या फिर कोई भी पॉलिसीज में चेंजेस लाना चाहते हो और किसी चीज से आप खुश नहीं हो तो उसमें बदलाव लाना चाहते हो, तो उसमें क्रांति बोल देते हैं, है ना। तो अब क्रांतिकारी कौन हो जाते हैं? तो ये जो बदलाव को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, जो चाहते हैं बदलाव हो, और उसमें वो क्या करते हैं, वो संघर्ष करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे बलपूर्वक हो, चाहे वो आप बोल सकते हो अहिंसा का इस्तेमाल करके हो, तो क्या होता है, वो क्रांतिकारी हो जाते हैं, ठीक है। तो क्रांतिकारी की बात करूं तो 1815 की घटनाओं के बाद जो है ना, 1815 की घटनाओं के बाद जो है सजा के डर से कई उदार राष्ट्रवादी जो लोग थे, उदारवादी जो नेता थे, वो क्या हो जाते हैं, जमींदोज हो जाते हैं। जमींदोज का मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड हो जाना। आपने सुना होगा ना अंडरग्राउंड, यानी कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो कौन होते हैं, जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं, तो जब पुलिस ज्यादा छानबीन करती है तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पे आपको पता होगा 1815 में क्या हुआ था, रूढ़वादी लोग थे फिर से आ गए थे, बुर्बो राजवंश जो था फिर से आ गया था। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जब वो लोग आ गए, रूढ़वादी लोग आ गए, तो यहां पे वो क्या करने लगते हैं, कोई भी उनके खिलाफ अगर बोलता था तो उन्हें मार दिया करते थे, जेल में डाल दिया करते थे। तो इस वजह से क्या होता है, कई सारे जो राष्ट्रवादी उदारवादी लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो जमींदोज हो जाते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या हुआ, फिर इन्हीं में से कौन था, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इनका नाम बहुत फेमस है, जिनका नाम था जिउसेपे मजीनी। क्या नाम था इनका? जिउसेपे
मजीनी नाम था इनका। ये कौन थे? ये एक इटालियन क्रांतिकारी थे। इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म भाई इटली में हुआ था। ठीक है, चलिए उसका जन्म कहां हुआ था? 1807 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये डेट जो है याद रखना, क्योंकि एमसीक्यूज में ये डेट पूछ ली जाती है। तो इसका जन्म जो है 1807 में हुआ था। और ये भाई किससे संबंधित था? भाई स्टार्टिंग में जैसे होता है ना, आप अपनी करियर की स्टार्टिंग करते हो तो क्या करते हो, जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड के बारे में पहले आप थोड़ी सी जानकारी लेते हो, है ना। तो वैसे ही मैं इसकी बात करूं तो ये जो कार्बोनारी है ना, कार्बोनारी के जो सीक्रेट सोसाइटी का एक क्या था, सदस्य था। एक पहले बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज हुआ करती थी। सीक्रेट सोसाइटीज का मतलब क्या होता था? ये जमीन दो जो अंडरग्राउंड में रहकर अंडरकवर रहकर काम करती हैं, अपनी जो प्रोपेगेंडा है वो छुप छुप के फैलाते हैं लोगों पे। पहले क्या था? पहले जब 1815 से पहले जो उदारवादी वर्ग था वो क्या, वो खुले में अपनी विचारों को फैला रहा था कि भाई राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबके पास समानता होनी चाहिए। लेकिन जब से क्या हुआ, जब से बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई, तब से क्या होता है, फिर से स्थापना होगी, उसके बाद ये जमींदोज हो जाते हैं। अब क्या हुआ, अब जो सीक्रेट सोसाइटीज थी, यानी कि छुपके से ये क्या करते थे, ये छुपके से जो बहुत सारी संस्थाएं वो बना लिया करते थे। और छुपके से मतलब आप बोल सकते हो कि बिना किसी को पता लगे ये क्या करा करते थे, अपने प्रोपेगेंडा को, अपनी जो आइडियोलॉजी है, प्रोपेगेंडा कहना गलत होगा, आइडियोलॉजी है, जो अपनी विचारधारा है उसे फैलाया करते थे लोगों में, ताकि उनके अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना जगे। वैसे ही ये जो थे स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, एक कार्बोनारी नाम का जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसके सदस्य बन गए, है ना। तो इसका नाम याद रखना कि प्रश्न आ सकता है इनमें से किसका संबंध जो है गुस्बी मजीनी से है। तो यहां पे कार्बोनारी एक ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, चलिए ये तो ऐसे दिखते थे, है ना, कुछ ऐसे ही दिखते थे, इनके हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है मेरे को। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो 1831 में क्या हुआ। अब 1831 में जब ये खुद 24 साल के थे, है ना, 24 साल का, तभी जो है लिगुरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश में जो है उसे देश निकाला दे दिया जाता है। अरे भैया 24 साल का, बताओ, 24 साल के थे, सिर्फ 24 साल उम्र थी इनकी, बिल्कुल जवान लड़के थे। उसी उम्र में जो है इन्हें लुरिया नाम की जगह थी, यहां पे क्रांति फैलाने के दोष में जो है इन्हें देश निकाला दे दिया जाता है ना। इन्हें क्या कर दिया जाता है, एग्जाइल दे दिया जाता है, देश निकाला, यानी कि इन्हें देश से बाहर जाने को बोल दिया जाता है 1831 में। अभी आप आगे देखोगे अपनी खुद की सीक्रेट सोसाइटीज बनाएंगे, है ना। चलिए फिर क्या होता है, उसके बाद उसने 2 अन्य सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया। पहले तो वो कार्बोनारी से जुड़ा हुआ था काम सीखने के लिए, उसके बाद क्या होता है, वो अपनी खुद की जो है 2 अन्य सीक्रेट सोसाइटी जो है बना लेता है। अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, इनमें से पहला था मार्सेस में यंग इटली। अच्छा, मार्सेस एक जगह का नाम है बेटा, मार्सेस एक जगह का नाम है। यहां पे इसने यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी पूछी, बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे ध्यान रखना क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा, है ना। और दूसरा था बर्न में, बर्न भी जगह का नाम है, ये यंग यूरोप नाम की इसने क्या खोली, यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी खोली। तो आपको याद रखना है, सीक्रेट सोसाइटी 2 बनाई थी इसने, एक तो मार्सले में, दूसरी बर्न में। कौन सी थी? तो मार्सले में इसने यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई, और इसने बर्न में जो है क्या करा, इसने बर्न में यंग यूरोप नाम की जो है सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मजीनी का मानना था, क्या मानना था अब इनकी थोड़ी विचारधारा देख लेते हैं, क्या क्या माना करते थे। मजीनी का मानना था कि भगवान ने राष्ट्र को मानवता की एक जातीय इकाई बनाया है। क्या बोला इसने कि भाई जो राष्ट्र है ना, जो भगवान जो है, यानी कि गॉड की बात हो रही है, जो भगवान है उसने राष्ट्र को क्या माना है, राष्ट्र को मानवता की नरसैंगिक इकाई माना है। मतलब जो राष्ट्र होता है ये मानवता की नरसैंगिक इकाई है। मतलब राष्ट्र जो है लोगों के द्वारा चलाया जाता है, मानवों के द्वारा जो है किसी राष्ट्र को चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कोई एक बंदा जो है कंट्रोल करेगा, है ना। यहां पे सबको बराबर हक है। तभी तो यहां पे बोला गया, तभी तो यहां पे बोला जा रहा है भगवान ने राष्ट्र को जो है मानवता की नरसैंगिक इकाई माना है। एक जाति, यानी सब बराबर है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। भगवान की बात की जा रही है यहां पे, है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों के बेमल संगठन से बदलकर एक लोकतंत्र देश की बनाने की जरूरत है। यानी कि जब सब एक ही हैं, तो मजीद ने क्या बोला, देखो जब सब एक ही है, सब मानवता की एक नरसंगिक इकाई है, तो यहां पे छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों बटा हुआ है हमारा इटली। पहले आपको पता हो ना, इटली जो था वो 7 भागों में विभाजित था, 7 भागों में विभाजित था इटली की मैं बात करूं। लेकिन होता क्या भाई, इसलिए इटली को जो है छोटे छोटे राज्यों के बमेल संगठन से जो है बदलकर एक लोकतंत्र बनाने की जो है जरूरत थी, है ना। एक लोकतांत्रिक देश बनाने की जरूरत थी। जो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है ना, इसे हम लोकतंत्र बना देते हैं। ठीक है, चलिए, तो मजीनी का अनुसरण करते हुए लोगों ने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में ऐसी कई सीक्रेट सोसाइटी बनाई। अब हुआ क्या होता है ना कि जब कोई ये काम करता है, उसकी सीख लेके लोग उसकी नकल करने लगते हैं। कोई भी अच्छा काम अगर कर रहा होता है तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मजीनी से प्रभावित होकर जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग देशों में जो है क्या करने लगे, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी यहाँ पे अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज का गठन करने लगे, है ना। इनकी देखा देखी में कि भैया ये भी कर रहे हैं तो हम भी अपनी विचारधारा को फैलाते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मजीनी जो थे वो काफी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो रूढ़वादियों को मजीनी से डर लगता था।
अच्छा, अब यहाँ पे मजीद देखो, रूढ़वादी तो डलेंगे ना। रूढ़वादी कौन से लोग हैं? पुराने लोग। याद रखो हमेशा, जैसे ही रूढ़वादियों की बात हो तो ये कौन है? तो याद रखो, ये पुराने ख्यालों वाले लोग। यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, तुम्हें याद रहे, पुराने ख्यालों वाले लोग, पुराने ख्याले वाले लोगों को हम बोल देंगे क्या? रूढ़वादी लोग। ठीक है। अब यहाँ पे रूढ़वादी लोग थे, उन्हें मजीद से बड़ा डर लगता था भाई कि यार ये बंदा तो क्या करके मानेगा, ये बंदा तो हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। क्योंकि इस बंदे का मेन मानना क्या था? ये बंदा तो उदारवादी था। इसका क्या मतलब था कि सब बराबर है, एक राष्ट्र होना चाहिए जहां पे जो लोग हैं वो एक अपनी साझा पहचान रखें, इसका मानना ये था। लेकिन रूढ़वादी लोग तो कुछ और ही कहते थे। तो इस वजह से जो रूढ़वादी थे वो इससे बहुत डरा करते थे। इस बीच जो है, जब रूढ़वादी ताकतें अपनी शक्ति की ओर मजबूत करने में जुटी थी, तो उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग जो है क्रांति की भावना से अधिक जो है, क्रांति की भावना जो है, क्रांति की जो भावना है वो अधिक से अधिक फैलाने में लगे थे। उधर क्या था भाई? उधर था कि ये जो रूढ़वादी लोग हैं अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, लोगों को दबा रहे हैं। इधर क्या हुआ भाई? इधर जो ये लोग हैं, ये उदारवादी जो राष्ट्रवादी लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्रांति की भावना जो है लोगों के अंदर फैला रहे हैं कि भाई जग जाओ, है ना, ये जो राजा है ना ये बर्बाद करके छोड़ेगा हमें। अब क्या हुआ? इन लोगों में ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग थे। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो उदारवादी राष्ट्रवादी लोग थे ना, है ना, जो इधर ये भी लिख लो थोड़ा सा, आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगा, उदारवादी और राष्ट्रवादी, उदारवादी और राष्ट्रवादी। तो उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग थे ना, ये ज्यादातर मध्यम वर्ग से थे। ऐसा नहीं है सारी मध्यम वर्ग थे, कुछ कुलीन वर्ग से भी थे। होता है ना, लोग अच्छे तो लोग होते हैं ना, आप किसी कम्युनिटी से किन्हीं लोगों की पहचान नहीं कर सकते ना आप। अच्छे तो इंसान होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुलीन वर्ग के लोग थे, वो भी इनका साथ दे रहे थे। लेकिन ज्यादातर जो लोग थे वो कैसे थे? वो मध्यम वर्ग से थे। ठीक है। तो मध्यम वर्ग के अभिजात लोग थे, है ना, मध्यम वर्ग के अभिजात लोग थे, जैसे कि प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, है ना, और आप बोल सकते हो वकील, ये सब जो है इसमें शामिल हुआ करते थे, है ना। और ये पढ़े लिखे भी थे, ताकि क्या करें, ताकि ये जो अनपढ़ लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकते थे। ये पता क्या करते थे? जैसे लोग पढ़ा लिखा नहीं है तो ये जाके जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, उन्हें सुनाते थे और अपनी भावनाओं को उन तक फैला, अपनी जो विचारधारा है उन तक फैलाया करते थे। ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ भाई? फ्रांस में पहला उथल पुथल जो है 1830 की जुलाई में हुआ। अच्छा, बात हो रही है फ्रांस की, फिर से आ जाओ फ्रांस पर। अभी तक फ्रांस में हम कहां पहुंचे हैं? थोड़ा सा जोड़ते रहना स्टोरी को जोड़ोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। देखो, हम 1815 तक पहुंच गए थे, है ना, फ्रांस में जो है हम 1815 तक पहुंच गए थे। यहां पे क्या हुआ? यहां पे जो नेपोलियन था, यहां पे नेपोलियन जो था, इसका क्या हुआ है भाई? नेपोलियन का क्या हुआ है? नेपोलियन जो है भाई, इसकी हार हो गई है ना, नेपोलियन हार चुका है। अभी तक हमारी कहानी यहां तक पहुंची है। अब 1815 आते आते यहां पे क्या हुआ? 1815 के बाद क्या आ गया? यहां पे बुर्बो राजवंश आ जाता है। बुर्बो राजवंश आ जाता है यहां पे, यानी कि रूढ़वादी लोग आ जाते हैं यहां पे। ठीक है, रूढ़वादी लोग आ गए। ऐसे ध्यान से रखना, ऐसे नोट डाउन भी करते रहना। थोड़ा राइटिंग गंदा है पर कोई बात नहीं, शब्दों पे जाओ, है ना। अब 1815 से ये सारी जो चीजें वो चलती रही 1830 तक। और 1830 में क्या हुआ? उसके आगे ही कहानी है यहां पे, है ना। 1830 के बाद क्या हुआ? तो फ्रांस में पहला उथल पुथल कब हुआ? 1830 में। अब 1830 के बाद ऐसा क्या हुआ उसे हम जान लेते हैं। उदारवादी क्रांतिकारियों ने जो है बुर्बों के राजाओं को उखाड़ने का, फिर से वही चीज हो गई जो स्टार्टिंग में हुई थी। ध्यान करो, 1789 में हुई थी। तो यहां पे जो उदारवादी लोग थे, है ना, जो उदारवादी क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने बुर्बों के राजाओं को फिर से उखाड़ फेंक दिया, उन्हें खत्म कर दिया। उसके बाद जो है एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। अच्छा, संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र ऐसा राजतंत्र होता है जहां पर संविधान भी होगा और प्लस राजा भी होगा। लेकिन जो संविधान है वो राजा की शक्तियों पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा, मतलब लिमिट्स लगाएगा, कुछ लिमिट लगाएगा कि ऐसा नहीं है कि राजा कुछ भी चाहेगा वो हो जाएगा ना, है ना। तो यहां पे फिर से क्या हो जाता है? फिर से यहां पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या हुआ भाई? संवैधानिक राजतंत्र में लुई फिलिप जो थे, इनका नाम याद रखना, जो लुई फिलिप हैं, इनके तो भैया वो आप में कपड़े भी आते हैं, इनके कोट पैंट जीन्स शर्ट वगैरह आती है इनकी। तो लुई फिलिप जो थे उनको क्या हुआ? उन्हें भाई जो है मुखिया बना दिया जाता है, और फिर क्या होता है? जुलाई की उस क्रांति के बाद जो है ब्रुसेल में भी आक्रोश बढ़ने लगा। ब्रुसेल क्या था भाई? ब्रुसेल किसी राजधानी बेल्जियम की, आज की जो बेल्जियम है इसकी राजधानी है ब्रुसेल। ध्यान करो, नए नए राज्य बनाए गए थे, है ना। तो भैया अगर मैं बात करूं, फ्रांस के बगल में ही तो है बेल्जियम, फ्रांस के बगल में बेल्जियम है, और बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। अरे आपने वो चैप्टर भी तो पढ़ा है ना, सत्ता की साझेदारी, उसमें एक उदाहरण दिया है मैंने ब्रुसेल्स का। चीजों को थोड़ा जोड़ते रहा करो तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। तो यहां पे क्या हुआ भाई? जुलाई की क्रांति हुई, है ना, और उस क्रांति के बाद जो है जो ब्रुसेल था, अब होता है ना कि भैया संगति का असर तो पड़ता है, आप किसी के साथ रहोगे तो आप पे उसका असर पड़ेगा। तो भाई जो चीज फ्रांस में हुई तो ब्रुसेल्स में भी जो है उसका असर देखने को मिला। और होता क्या, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? जो नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम अलग हो गया। अब जो बेल्जियम था,
पहले किसके भाई, जो बेल्जियम था पहले किसमें आया करता था, यूनाइटेड किंगडम, यूके का जो नीदरलैंड पार्ट है, नीदरलैंड है, इसका हिस्सा हुआ करता था कौन सा, बेल्जियम इसका ही हिस्सा हुआ करता था। तो यहां पे वही लिखा है जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम अलग हो जाता है। तो यानी कि आप बोल सकते हो नीदरलैंड से जो बेल्जियम होता है वो अलग हो जाता है, अलग देश बना लेते हैं अपने आप को, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना। तो आज के टाइम पे क्या है, बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है ना, और उसकी राजधानी क्या थी, ब्रुसेल्स। इस वजह से ब्रुसेल्स में भी क्या हो जाता है, आक्रोश हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, ग्रीस की आजादी का संघर्ष 1821 में शुरू हुआ। अच्छा, अब बात हो रही है यहाँ पे ग्रीस की, अब ग्रीस की बात हो रही है। देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने अभी क्या करवा दिया, अभी देखो स्टोरी खत्म नहीं हुई है, 1830 ही आया, अभी तो और बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो हमें 1848 तक चलना है बेटा। 1848 में एक बार फिर से यही सब सीन होगा, है ना। उसके बाद अब 1848 में क्या होगा, लुई फिलिप भागेगा वहां से, है ना। अभी हमारी कहानी कहां तक पहुंची है, 1830 तक पहुंची है। अब हमने किसको आजाद करवा लिया, अभी के लिए हमने फ्रांस को और बेल्जियम को आजाद करवा लिया। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, ग्रीस की, है ना। ग्रीस कहां पे, ग्रीस भी कहां पे, यूरोप पे। लेकिन यूरोप में बात करूं बेटा, ग्रीस में उस टाइम किसका आधिपत्य हुआ करता था, तो वहां पे ऑटोमन साम्राज्य का जो आधिपत्य हुआ करता था। ग्रीस की बात करूं मैं, ठीक है ना। तो ग्रीस की आजादी का संघर्ष जो 1821 में शुरू हुआ था। इनकी आजादी कब से शुरू हुई थी, 1821 में, है ना। अब शुरू तो हो गई, ग्रीस के राष्ट्रवादियों को ग्रीस के ऐसे लोगों से भारी समर्थन मिला जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था। अब हुआ क्या भाई, ये देश के राष्ट्रवादी जो लोग थे इनके काफी समर्थक तक के ना, ऐसे लोगों से जिन्हें ग्रीक के बाहर निकाल लिया गया, ग्रीस जो देश है उसके बाहर निकाल लिया गया था। जब होता है देश निकाला दे दिया जाता है, कोई तुम कुछ गड़बड़ करोगे, शैतानी दोगे तो तुम्हें देश निकाले दे दिया जाता है। तो ऐसे कई सारे लोग थे जो क्या करते थे, सपोर्ट करते थे ग्रीस का। क्यों करते थे, देखो एक तो ग्रीस की जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी वो कैसी थी, क्रिश्चियंस थी, है ना। और वहां पे राज किसका था, तो वहां पे मुस्लिम एम्पायर था, किसका, ऑटोमन साम्राज्य। जो ऑटोमन साम्राज्य था वो कैसा था, मुस्लिम था, और जहां पे ज्यादातर जो लोग थे कैसे थे, क्रिश्चियन थे, है ना। तो पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज क्या है कि ग्रीस के जो राष्ट्रवादी लोग थे ना, वो ऐसे लोगों से भारी समर्थन मिल रहा था जो कौन से, जिन्हें देश निकाला दे दिया गया। यानी कि जो यूरोप के बाकी के देश है, वहां से समर्थन मिल रहा था किसे, ग्रीस को, है ना। चलिए, इसके अलावा उन्हें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों से भी भारी समर्थन था। तो यानी कि ग्रीस के पास जो है यूरोप के ज्यादातर जो देश है उनका बहुत ज्यादा समर्थन था, क्योंकि सारे जो देश थे वो ऑटोमन साम्राज्य से काफी खफा थे, है ना। इस वजह से आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, है ना। अधिकांश लोगों के साथ थे। और क्यों साथ थे भाई, ग्रीक संस्कृत का सम्मान करते थे। क्यों करते थे भाई, जो ग्रीक की संस्कृत है बेटा वो उसका सम्मान करते थे। और बेटा एक बात याद रखना, जो संस्कृत होती है ना किसी भी देश की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। संस्कृत जो होती है ना, ये कल्चर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो चाइना के जो लोग हैं, हम उनसे नफरत क्यों करते हैं अपनी, चाइना के, क्योंकि हम उनकी संस्कृत को अडॉप्ट नहीं कर पाए। और भाई यूरोप जिसने हमें भिखारी बना दिया, उनसे हम नफरत नहीं कर पाते। वेस्टर्न जो लोग हैं उनसे हम नफरत ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो कल्चर है ना बेटा वो हमने अडॉप्ट कर लिया भाई हम, है ना। जीन्स वगैरह ये सब क्या है भाई, वेस्टर्न है। टी शर्ट भी क्या है, वेस्टर्न नहीं है ना। हम गाने सुनते हैं, बाहर के इंग्लिश गाने सुनते हैं। तो बेसिकली उन्होंने कल्चरली भी हम पे डोमिनेट किया है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम उनसे नफरत नहीं कर पाते। तो ऐसे ही जो है ग्रीस की जो संस्कृति थी ना बेटा, उससे ये लोग काफी पूरे यूरोप ही प्रभावित था, ठीक है ना। चलिए, तो मुस्लिम साम्राज्य, हाँ, अब अगला पॉइंट क्या है, मुस्लिम साम्राज्य के विरोध करने वाले इस संघर्ष का समर्थक बनाने के लिए कवियों और कलाकारों ने भी जन भावना को इस पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश की। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात बोलूं तो यहाँ पे किसका साम्राज्य था, मुस्लिम साम्राज्य था। और जो मुस्लिम लोग थे ना बेटा, वो अपने धर्म को थोपना चाहते थे, कन्वर्जन वगैरह करवाना चाहते थे वहां पे, कि भाई कन्वर्ट करके है ना मुस्लिम देश में ही बदल देते हैं। लेकिन ऐसा कर नहीं पाए वो, क्योंकि लोग वहां के समर्थक में नहीं थे। तो यहाँ पे जो वहां के कवि थे और वहां के जो कलाकार थे, इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ग्रीस की क्रांति में, ग्रीस को आजाद करवाने में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर यह बताना जरूरी है कि ग्रीस उस समय जो है ऑटोमन साम्राज्य का जो है हिस्सा हुआ करता था। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है। चलिए, देखो पहले ऑटोमन साम्राज्य इतना बड़ा हुआ करता था, देखो देख के चलो ये कितना बड़ा है, ये देखो बहुत बड़ा हुआ करता था ऑटोमन साम्राज्य। ये देखो पूरा आधा तो इन्होंने अफ्रीका कब्जा रखा, आधे से ज्यादा यूरोप कब्जा रखा है इन लोगों ने, है ना। तो इतने में था, ये हमारा पहले इंडिया हुआ करता था, ये पूरा ये पहले जो है इंडिया हुआ करता था, है ना। चलिए, अब क्या हुआ भाई, देखो आखिरकार जो है 1832 में क्या हुआ, 1832 में क्या होता है, कॉन्स्टेंटिनोपोल की ट्रीटी होती है, संधि। अच्छा, इसे ऐसे आप इंग्लिश में ऐसे कर सकते हो, हिंदी में क्या आता है तो याद रखना, हिंदी में से बोलते हैं कुस्तुकतुनिया की संधि, याद रखना। कुस्तुकतुनिया की संधि, कुस्तुकतुनिया की संधि बोलते हैं इसे, है ना। तो ये जो चीजें आपको याद रखनी है,
ठीक है, तो आखिरकार क्या हुआ, 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपोल की ट्रीटी होती है ना। उसके अनुसार क्या होता है, ग्रीस को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। इतने याद रखना 1832 में। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार आ सकता है। तो ग्रीस की आजादी की लड़ाई ने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना को जो है और मजबूत किया, है ना। तो यहाँ पे फाइनली क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रीस की आजादी होती है, इसकी लड़ाई पूरे यूरोप के जो पढ़े लिखे जो वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना को जो है और मजबूत कर दिया। होता है ना कि जब एक आप काम कर रहे हो वो सफल नहीं हो रहा, किसी और जगह सफल हो जाता है, तो आपको एक उम्मीद बनी रहती है ना। तो बाकी के जो देश के क्रांतिकारी लोग थे ना, इन्हें बहुत मोटिवेशन मिला कि यार देखो ग्रीस तो आजाद हो गया, अब ऐसे हम आजाद हो जाएंगे, है ना। तो ये जो चीज है वो होने लगी। अब क्या हुआ भाई इसके बाद, अच्छा अब बात कर लेते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे कवियों की बहुत बड़ी भावना भूमिका रही है, वहां के जो लोग थे बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। तो ये सारी जो आप रीजन है वो याद लिख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रवादी भावना और रोमांचक परिकल्पना, राष्ट्रवादी भावना और रोमांचक परिकल्पना, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, तो रोमांटिसिज्म एक क्या है, सांस्कृतिक आंदोलन है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बल का इस्तेमाल नहीं करते। रोमांटिसिज्म है क्या, यहाँ पे हम सांस्कृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अपनी कहानियों को, अपनी जो कल्चर है हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, उसको हम बढ़ावा देते हैं, लोगों के अंदर लाते हैं कि देखो हम ये पहले करते थे, अब हम कुछ दूसरी चीज फॉलो कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, इससे भी एक एकजुटता आती है। उससे हम क्या करते हैं, एक साझा पहचान रखते हैं। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। देखो रोमांटिसिज्म एक क्या है, सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक खास स्वरूप को जो है विकसित करने की कोशिश की है ना। इसमें हम क्या करते थे भाई, इसमें हम बल का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसमें मानना यह था कि भाई जो राष्ट्रवाद की भावना है ना, वो अंदर से आती है, कहीं बाहर से नहीं आती, है ना। चलिए, तो रोमांटिक कलाकार अक्सर जो है विज्ञान और तर्क के बढ़ावे को आलोचना करते थे। किसके भाई, जो रोमांटिज्म कलाकार है ना, वो क्या करते थे भाई, वो विज्ञान और तर्क के बढ़ावे को जो है आलोचना करते थे। यानी कि इनके में कुछ लॉजिक्स वगैरह ज्यादा नहीं होते थे, साइंस वगैरह नहीं होती थी, इसे क्रिटिसाइज करते थे भाई। ये साइंस वाइंस और जो तर्क होते हैं, है ना, कुछ लॉजिक्स होते हैं, उन पर ये विश्वास नहीं रखते थे। ये क्या करते थे, उनका फोकस क्या, भावुकता पे, इमोशंस पे जाते थे लोग, है ना। इमोशंस पे जाते थे, सहज ज्ञान और रहस्यों पर जो है ज्यादा हुआ करता था इनका। ठीक है, अपनी कथाओं से, लोक कथाओं से, लोक गीतों से जो है लोगों को प्रभावित किया करते थे, है ना। उनकी भाषा में जो है उन्होंने एक साझा विरासत, एक साझा संस्कृत इतिहास को राष्ट्र के आधार के रूप में बनाने की कोशिश की, एक साझा संस्कृत। अब मैं भारत की बात करूं, भारत में तो अलग ही सीन है भाई। भारत में तो हम अलग अलग संस्कृत के वाले लोग हैं, सब एक दूसरे की सम्मान भी करते हैं, लेकिन इनसे हम एकजुट फील करते हैं, है ना। कई अन्य रोमांटिक, जैसे कि जर्मनी के तर्कशास्त्री जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, इन सबके नाम बेटा आपको याद रखने हैं। ये कहां के थे भाई, तो ये कई जो रोमांटिक, जो आप बोल सकते हैं पोइट थे, जो थोड़े से फिलोसफर थे, इनकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना, जो दार्शनिक थे। तो यहाँ पे जैसे कि जर्मनी के कौन थे, एक तर्कशास्त्री थे भाई, कौन थे, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, इनका नाम याद रखना। ठीक है, का मानना था कि जर्मन संस्कृत के सही स्वरूप को वहां के आम लोगों में ढूंढा जा सकता है। यानी कि वहां के जो आम लोग हैं ना, उनमें ही ढूंढा जा सकता है, कि बाहर से नहीं आएगी। जो आम लोग हैं उनमें ही जो है जर्मनी के जो है संस्कृत की सही जो स्वरूप है वो जर्मनी के लोगों में ही ढूंढा जा सकता है ना। ये देखो, ये है जॉन ग्राफिड हर्डर। ये कौन थे भाई, ये एक जर्मन आप बोल सकते हो फिलोसफर थे, पोइट थे, कुछ भी बोल लो इन्हें। ठीक है, चलिए, इन रोमांटिक विचारकों ने देश की सच्ची भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्य का सहारा लिया। तो ये सारी जो चीजें इंडिया में भी हुई थी, अगर आप रिलेट करोगे तो इंडिया में भी सारी चीजें हुई थी। देखो चीजें सब एक जैसी होती हैं, बस टाइम चेंज हो जाता है और कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, बाकी बेस वही रहता है, हमेशा याद रखना हिस्ट्री में। ठीक है ना। चलिए, ऐसी स्थिति में जब अधिकांश लोग जो है निरक्षर थे, तब आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता था। तो भाई बहुत सारे लोग जो थे पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ पे आम लोगों की जो भाषा है इसका इस्तेमाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ, देखो कैरोल करपिस्की ने पोलैंड में अपने ओपेरा के माध्यम से राष्ट्रवाद के संघर्ष को उजागर किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, किसने जो है ओपेरा के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया। तो यहाँ पे जो कैरोल करपिस्की थे, इन्होंने भाई इसके माध्यम से जो है क्या किया, इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया। उन्होंने वहां के लोग नृत्यों जैसे कि पोलोनेज और मार्जुका को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। ये सारी जो चीजें बहुत ज्यादा होने लगी, है ना, ये सारी जो चीजें बहुत ज्यादा होने लगी। तो जैसे कि उन्होंने पोलोनेज और मार्जुका को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। और क्या हुआ भाई, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने के लिए जो है भाषा ने भी अहम भूमिका निभाई है। भाषा ने तो बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है बेटा, है ना, बहुत ज्यादा। भाई भारत की बात अलग है, भारत में भाई इंग्लिश के बना तो यहाँ पे लोगों को जिसके लिए जाता है, लेकिन भाई लोग अगर आप जाओगे चाइना में या फिर अलग देशों में जाओगे, वहां पे अपनी भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, रूस द्वारा सत्ता हड़पने के बाद जो है पोलैंड के स्कूलों से भी पॉलिश भाषा को हटा दिया गया था। आज यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बेटा पोलैंड की, पोलैंड की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप पोलैंड की बात करूं तो रूस द्वारा जो है सत्ता हड़पने के बाद जो क्या हुआ, सत्ता हड़पने के बाद जो है पोलैंड के स्कूलों से भी पॉलिश भाषा को हटा दिया गया था और हर जगह जो है रूसी भाषा को जो है थोपा जाने लगा। अब ये गलत है कि सही है, गलत है, ऑब्वियसली बात है गलत है। अब जब मैं बात कर रहा हूं कहां की, मैं बात कर रहा हूं पोलैंड की, पोलैंड की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पोलैंड की। अब पोलैंड की मैं बात करूं, यहां पे किसका राज था, रूस का राज था।
अब इन्होंने क्या किया, जैसे रूस ने इस पर कब्जा कर लिया था तो पोलैंड के जो स्कूल थे ना उसमें क्या हुआ, पॉलिश जो भाषा थी, जो पोलैंड में बोली जाती थी पॉलिश भाषा, इसे हटा दिया गया और उसकी जगह जो रूसी भाषा है उसे थोपा जाने लगा। गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत है। फिर क्या हुआ, रूसी शासक के खिलाफ जो है 1831 में एक हथियारबंद विद्रोह भी शुरू हुआ था, लेकिन उसे जो है आंदोलन को कुचल दिया गया। 1831 में इसी चीज के पीछे आंदोलन भी हुआ कि आप ऐसे अपनी भाषा को हम तक कैसे थोप सकते हो, ये सारी चीजें हुई, लेकिन उसे दबा दिया गया। फिर क्या हुआ भाई, लेकिन उसके बाद जो है पादरी वर्ग के सदस्यों ने पोलिश भाषा का जो है इस्तेमाल राष्ट्रीय विरोध के शस्त्र के रूप में करना शुरू कर दिया। किसके रूप में? राष्ट्रीय शस्त्र के रूप में जो है करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ भाई, चर्च के सभी अनुष्ठानों और अन्य धार्मिक गतिविधियों में पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आंदोलन करना फिर से शुरू किया। जो चर्च वर्ग था, जो बेटा पादरी वर्ग था, या फिर बोल सकते पादरी कौन होते हैं भाई, जो फादर होते हैं, आपने देखा होगा ना, जो चर्च में पूजा, जो चर्च के पुजारी होते हैं बेसिकली, उसकी बात हो रही है। तो जो पादरी वर्ग के जो सदस्य थे, इन्होंने पोलिश भाषा का जो है इस्तेमाल राष्ट्रीय विरोध के शस्त्र के रूप में करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर आप पोलिश भाषा का इस्तेमाल करोगे तो ये राष्ट्र का विरोध हो रहा है ना। तो यहां पे क्या है भाई, राष्ट्रीय विरोध के शस्त्र के रूप में करना शुरू कर दिया। चर्च ने सभी अनुष्ठानों और अन्य धार्मिक गतिविधियों में जो है पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल किया, उन्होंने उनकी भाषा नहीं अपनाई। फिर क्या होता है, रूसी भाषा में प्रवचन देने की मनाही करने पर रूसी अधिकारियों ने कई पादरियों को जो है जेल भेज दिया और फिर साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया बहुत आप बोल सकते हो उधर बहुत ठंडी जगह थी उस टाइम पे, तो देश निकाला भी दे दिया। कई पादरियों को क्या किया, यहाँ पे प्रवचन देने पर उन्होंने किस पे जोर दिया, उन्होंने कहा रूसी भाषा में प्रवचन दो, नहीं दिया, उन्होंने पोलिश भाषा में दिया। तो कई जो पादरी वर्ग के लोग थे बेटा, उन्हें जेल में डाल दिया गया इसी ऑफेंस में, और कईयों को जो है देश निकाला भी दे दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया। इस प्रकार से जो है पोलिश भाषा का जो है इस्तेमाल रूसी प्रभुत्व के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गया। यानी कि अब अगर आप क्या करोगे, अगर आपको विरोध करना है तो आप पोलिश भाषा बोलो, अगर आपको रूस का विरोध करना है तो आप पोलिश भाषा बोलने लगो, विरोध हो जाएगा। तो यहां पे वही है कि इस प्रकार से क्या हुआ, जो पोलिश भाषा का इस्तेमाल है वो रूसी प्रभुत्व के खिलाफ जो है विरोध के रूप में जाने लगे। ठीक है, तो यहां पे यही बात हो रही है बेसिकली कि हम कैसे सांस्कृतिक चीजों की वजह से क्या कर सकते हैं, सांस्कृतिक जो माध्यम है, सांस्कृतिक चीजें जो है उनके माध्यम से जो है राष्ट्रवाद की भावना को जो है उजागर कर सकते हैं। एक जीता जागता एग्जाम्पल किसका है भाई, पोलैंड का है ना। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाई यहां पे जो है हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। यहां पे हमने क्रांतिकारी के बारे में बात की, फिर हमने किसके बारे में बात की, यहां पे हमने ग्रीस के बारे में बात की, ग्रीस की आजादी के बारे में बात की हमने। फिर हमने किसके बारे में बात की, फिर हमने किसके बारे में बात की, फिर हमने राष्ट्रवादी भावना और रोमांटिसिज्म के, रोमांचक, ये जो 3 टॉपिक है इनके बारे में जो हमने बात कर ली। आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ग्रीस की मैं बात करूं भाई, 1821 में शुरू हो गया था इनका भी आंदोलन, है ना, और 1830 तक आते थे, ये भी आजाद हो जाते हैं। किससे भाई, किससे आजाद होते हैं, तो किससे आजाद हो जाते हैं, तो भाई यहाँ पे जो ऑटोमन साम्राज्य होता है उससे आजाद हो जाते हैं। कुछ तो दुनिया की संधि होती है। भाई मैं बात करूं यहाँ पे रोमांटिज्म सीजन की, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, जो लोक कथाएं हैं, लोक गीत है, इनके माध्यम से जो है कई कवियों ने, कई जो दार्शनिक थे, इन्होंने जो है लोगों को प्रभाव करने का जो है कोशिश किया। क्रांतिकारियों की बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन आ जाते हैं, तो गिउसेपी मजीनी आ जाते हैं। इन पे जो है आपको फोकस करना है। तो इन सारी जो चीजों पे आपको जो है फोकस करना है। आज का जो लेक्चर है इसे जो है हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात है क्विज भाई। अब देखो, अब मैंने बता तो दिया आपको, अब क्विज की बारी है। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है आपके क्विज का ये रहा, गिउसेपी मजीनी कहां का रहने वाला था, इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गिउसेपी मजीनी जो था वो कहां का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिउसेपी मजीनी ने कौन सी सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया, मास्ले में, यंग इटली, बर्न में, यंग यूरोप, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। गिउसेपी मजीनी ने कौन सी सीक्रेट सोसाइटी का जो गठन किया, मास्ले में, यंग इटली, खा, बर्न में, यंग यूरोप, गा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गिउसेपी मजीनी का जन्म कब हुआ, गिउसेपी मजीनी का जो जन्म है कब हुआ, 1817 में, 1820 में, 1807 में, या फिर इनमें से कोई। चलिए इनमें से बताओ, चौथा क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गिउसेपी मजीनी एक इटालियन क्रांतिकारी था। गिउसेपी मजीनी ने लिगुरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश में देश निकाला दिया। फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र में लुई फिलिप को मुखिया बनाया गया। रूढ़वादियों को मैसीनी से डर नहीं लगता था। बताओ कौन सा, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ फटाफट से बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, फटाफट से बताओ इसका आंसर।
चलिए अब हम चलते हैं, क्विज खत्म हो गया, चलो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गुसेपी मजीनी कहाँ का रहने वाला था? तो गुसेपी मजीनी जो था वो इटली का रहने वाला था, इटली का क्रांतिकारी था। दूसरा क्या है, गुसेपी मजीनी ने कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई? तो मैंने बताया था आपको, दो बनाई थी, एक मार्सले में यंग इटली नाम की और बर्न में जो है यंग यूरोप नाम की। तो दोनों ही ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगले में चलते हैं, गुसेपी मजीनी का जन्म कब हुआ था? तो 1807 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए और बात कर लेते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही होगा, रूढ़वादियों को मजीनी से डर नहीं लगता था भाई, डर नहीं लगता था। एक चीज और याद रखना, जो ड्यूक मैटरनिक था उसने क्या बोला था? उसने क्या बोला था, एक स्टेटमेंट उसका भी याद रखना। उसने बोला था कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। और उसने गुसेपी मजीनो को भी काफी खतरनाक बताया था, है ना, काफी खतरनाक बताया था उसने। किसको? रूढ़वादियों के लिए काफी खतरनाक बताया था उसने, देश के लिए काफी खतरनाक बताया था उसने। किसको? गुसेपी मजीनी को। तो ये सारी जो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है वो आपको करके लाने हैं। कौन सा है? तो गुसेपी मजीनी के जीवन पर टिप्पणी कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, मजीनी ने कौन कौन सी सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन सबको आप करोगे ना तो इनके आंसर भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको इन सबको खुद से करना है ना। तो प्रैक्टिस होती रहेगी। गुसेपी मजीनी को देश निकाला क्यों और कितना साल की उम्र में दिया गया? फ्रांस में हुए पहले उथल पुथल पर टिप्पणी कीजिए। संवैधानिक राजतंत्र में लुई फिलिप की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मध्यम वर्ग में कौन लोग जो है शामिल थे? जुलाई की क्रांतिकारी के फलस्वरूप नीदरलैंड की यूनाइटेड किंगडम से कौन सा प्रांत जो है अलग हो गया था? ये